वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, यहां तक फिल्ट्रेट या फिर प्राइमरी यूरिन आ चुका है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नेटवर्क होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। इनके अंदर अब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और इनको एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे, इनको री एब्जॉर्ब बोलेंगे, क्योंकि एक बार ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं यहाँ पे, अब दोबारा से ये री एब्जॉर्ब होंगे। और री एब्जॉर्ब होने के बाद अब जो भी यहाँ पे एक्सेस में जो भी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अब सब्सटेंसेस होंगे, जैसे कि एक्सेस में वेस्ट होगा, ड्रग्स होगी, आयंस होंगे एक्सेस, वो सब दोबारा से यहाँ पे आकर क्या कर लिए जाएंगे, रीनल ट्यूब के अंदर दोबारा से ये सिक्रीट कर दिए जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा और ये फिर यूरिन फॉर्म में हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, या फिर इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज मूव्ड इन द नेफ्रॉन टुवर्ड्स द कलेक्टिंग ट्यूबुल बाय सिलरी एक्शन। अब हमने देख लिया कि जो प्राइमरी यूरिन बन चुका था, बोन कैप्सूल से अंदर आ चुका था वो, और वो उसको हमने नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिर प्राइमरी यूरिन बोला था, या फिर सिंपल फिल्ट्रेट बोला था। तो फिल्ट्रेट जो है अब नेफ्रॉन के अंदर मूव करेगा टुवर्ड्स द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ, और सिलेरी एक्शन के थ्रू ये मूव करेगा। ड्यूरिंग इट्स पैसेज अबाउट 99% ऑफ वाटर, अब जब ये पास हो रहा होगा तो उसमें से 99% ऑफ वाटर, होल ऑफ ग्लूकोज, सारी की सारी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस and some urea uric acid are reabsorbed back in the peritubular blood capillaries। ठीक है, अब ये पैसेज जब हो रहा था, क्योंकि ये पैसेज नेफ्रॉन्स के थ्रू सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन सब चीजें बाहर नहीं निकालनी है। उनमें से जैसे कि 99% ऑफ वाटर, सारे के सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये रीएब्सॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैविटी कैपिलरी है, ये यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी, एंड इस साइड है ये ट्यूबुलर ल्यूमन। ठीक है, अंदर की साइड क्या है, ट्यूबुलर ल्यूमन है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम, वाटर, ये सब क्या कर लिए जाते हैं, वापिस से रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रेशर जो बनता है, नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर जो होता है, इसके अंदर अब यहाँ पे 4 प्रेशर होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेशर, जिसको बोला जाता है सीपी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेशर यानी इसके अंदर जो प्रेशर है ये होता है +13 mm ऑफ मरकरी। इसके बाद सेकंड प्रेशर आता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जिसको PCOP बोला जाता है, और ये होता है -32 mm ऑफ मरकरी। थर्ड होता है रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, इसके अंदर जो प्रेशर है, यानी कि रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ये होता है +6 mm ऑफ मरकरी। एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है -50 mm ऑफ मरकरी। अब इन चारों प्रेशर के बेस पे नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर अगर हम निकालें, तो नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर हमारा आ जाएगा -10 mm ऑफ मरकरी। तो इसके लिए नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड यही नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ये अबाउट 10 mm ऑफ मरकरी होती है। ये जो 10 mm ऑफ मरकरी है, ठीक है, यानी जो नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर निकालने के लिए जो यहाँ पे 4 प्रेशर्स हैं, तो 4 प्रेशर्स में से 2 प्रेशर यहाँ पे हैं जो कि रजिस्ट करते हैं, 2 प्रेशर यहाँ पे जो कि एब्जॉर्ब करते हैं।
इन दो दो प्रेशर्स के जो सम होते हैं ये क्या होता है, इन सम का भी जो डिफरेंस होता है ये होता है नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर। यानी कि जो दो प्रेशर्स हैं, दो प्रेशर्स कौन से हैं, जो दो प्रेशर यहाँ पे करते हैं एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, एंड माइनस जो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वहां पे भी दो प्रेशर हैं, उन दो प्रेशर्स का सम यहाँ पे होता है। एंड एब्जॉर्ब करने वाले दो प्रेशर जो होते हैं ये होते हैं PCOP एंड ISFP, ये होते हैं। एंड जो रजिस्ट करते हैं, रजिस्ट करने वाले प्रेशर यहाँ पे होते हैं CP प्लस TCOP। ये दो प्रेशर जो रजिस्ट करते हैं इनका डिफरेंस जो आएगा वही नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर होता है। अब अगर वैल्यूज इनकी हम रख दें तो ये -32 हो गया, +6, इसके अलावा यहाँ पे माइनस, एंड CP इज द 13 एंड प्लस -15 TCOP ये हो गई। ओवरऑल इनको कैलकुलेट करके अगर हम देखें 38 आ जाएगा, -28 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -10 mm ऑफ मरकरी नेट एब्जॉर्प्शन प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो -10 mm ऑफ मरकरी जो प्रेशर है ये किस लिए होता है, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है सम ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रेशर एंड सम ऑफ द रेजिस्टेंट प्रेशर्स। This process, by which only useful substances are reabsorbed from the nephric filtrate in blood capillaries, is called selective reabsorption. एंड ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, इसको बोला जाता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लो थ्रेशोल्ड हो सकते हैं, या तो ये नॉन थ्रेशोल्ड या फिर ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं। हाई थ्रेशोल्ड के अंदर क्या आएगा, सब्सटेंसेस विच आर टोटली और मोस्टली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन द ब्लड कैपिलरीज। या तो वो कंप्लीटली, टोटली या तो मोस्टली रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इनको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोला जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन C, सोडियम एक्सेट्रा, ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एक टर्म आती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे टोटली रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, हमेशा ही एक अपर लिमिट होती है किडनीज की टू द डिग्री ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ इवन सच हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, चाहे वो कितना हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हो, लेकिन किडनीज की भी एक अपर लिमिट होती है कि इसके बाद ये रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी, एंड इसी लिमिट को ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 360 यहाँ पे mg होती है पर मिनट ग्लूकोज के लिए। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, 180 mg पर 100 ml ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये होता है रीनल थ्रेशोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लाई। ठीक है, स्प्ले क्या होता है, glucose appears in the urine because of different type of nephron have different ability to reabsorb glucose। अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी या फिर एबिलिटी होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की। तो उस अलग अलग कैपेसिटी की वजह से ही यूरिन के अंदर ग्लूकोज नजर आती है और इसको स्प्ले बोला जाता है। नेक्स्ट है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, रीएब्सॉर्ब अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, सिर्फ एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही ये रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। एंड थर्ड वन इज द नॉन थ्रेशोल्ड और ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, नॉट रीएब्सॉर्ब एट ऑल, इनको ये रीएब्सॉर्ब नहीं होते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन, हिपेरिक एसिड, ये कैसे होते हैं, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू किया जाता है, एक होता है बैक डिफ्यूजन और एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, या फिर इसको एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट बैक डिफ्यूजन क्या होता है, बैक डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि ये एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, यानी एटीपी इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है। और जो भी एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होती है उनको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस स्लो होती है,
एंड ये कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट नहीं करती है सब चीजें, ठीक है, कांट ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली या फिर रीएब्जॉर्ब कंप्लीटली। तो ये ऐसी टाइप की फिजिकल प्रोसेसेस होती है। इसके अलावा एक होती है एक्टिव प्रोसेसेस। एक्टिव प्रोसेसेस जो होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है, एटीपी डिपेंडेंट होती है और वो फास्ट होती है एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, एक अपर लिमिट तक वो जो है मैक्सिमम जो उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर रीअब्जॉर्ब करना होता है वो कर देती है। इसके अलावा जो फिजिकल प्रोसेसेस होती है ये जो होती है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, इसलिए इनको पैसिव प्रोसेसेस भी बोला जाता है। वाइल जो एक्टिव प्रोसेसेस होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, ठीक है। तो जहां पे फिजिकल और पैसिव प्रोसेसेस आती है ये चीजें याद रखनी है कि फिजिकल या फिर पैसिव प्रोसेसेस एटीपी इंडिपेंडेंट होती है, स्लो होती है और कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट या रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। एक्टिव प्रोसेसेस एटीपी डिपेंडेंट होती है, फास्ट होती है कंप्लीटली या फिर एक अपर लिमिट तक वो रीअब्जॉर्ब या फिर ट्रांसपोर्ट कर देती है एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। तो बैक डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए एक स्लो प्रोसेस है। इसके थ्रू वाटर एंड यूरिया ये ट्रांसपोर्ट या फिर ये रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड यूरिया जो है ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेटिव ट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, यहां से नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया और यहाँ पे पीसीटी के अंदर यूरिया जो है ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ये नेक्स्ट जाएगा लूप ऑफ हेनले के अंदर एंड देन यहाँ पे डीसीटी एंड देन यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड ये फिर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। 95% फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, ये 95% जो है बैक डिफ्यूजन जो है 95% कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू किया जाता है। और यहाँ पे भी परमेबिलिटी जो है ये एडीएच ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, वाटर जो है ये यहाँ पे 95% कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है एंड इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की परमेबिलिटी कंट्रोल की जाती है एडीएच ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का उससे। 5% descending limb of the loop of Henle's loop and PCT। ये 5% जो है डिसेंडिंग लिम्ब और हेनले लूप है एंड पीसीटी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड ये सभी जितने भी हैं ये क्या किए जाते हैं, ये बैक डिफ्यूजन से किए जाते हैं या फिर फिजिकल प्रोसेसेस से किए जाते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है एक्टिव डिफ्यूजन और एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव डिफ्यूजन और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है एंड ये क्या करती है, एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है बाय एटीपी जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सेल रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द ट्यूब्यूल सेल। ट्यूब्यूल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जब उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन की वजह से जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वही एटीपी यहाँ पे इनएक्टिव प्रोसेसेस के अंदर यूज कर ली जाती है। अब अलग अलग पोर्शंस जो है नेफ्रॉन के वहां पे कैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का होता है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट है रोल ऑफ पीसीटी इन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देन डीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन सब के अंदर क्या रोल होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा या फिर किस किस सब्सटेंसेस का होगा। जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेटिव ट्यूब्यूल है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब अबाउट 70% ऑफ सोडियम, whole of glucose and amino acid, 90% potassium, 99% bicarbonate and ions and large amount of calcium and vitamin C, ये सब पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये यहाँ पे जो है पीसीटी का ब्रश बॉर्डर है ये वाली एंड ये ल्यूमन हो गई, ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है जिसके अंदर रीअब्जॉर्ब होके जो भी सब्सटेंसेस है वो आते हैं। पीसीटी के पास कुछ एडेप्टेशंस होती है ताकि रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। सबसे फर्स्ट लार्ज सरफेस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो होती है इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकती हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर सकती है। लार्ज नंबर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया भी लार्ज नंबर होते हैं इनके अंदर
क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एंड इस ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इसके नियर बाई ही, यानी कि इसके बिल्कुल नजदीक क्लोज प्रोक्सिमिटी में ये पाई जाती है। तो ये कुछ टाइप की यहाँ पे एडेप्टेशंस है पीसीटी की, जो कि रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। इसके बाद यहाँ पे होता है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ओवर 99% ऑफ द फिल्टर लोड ऑफ सोडियम जो होता है 575 ग्राम पर डे इज रीएब्जॉर्ब्ड, आउट ऑफ विच अबाउट 2/3 ऑफ द रीएब्जॉर्ब्ड यानी कि 70% और 400 ग्राम पर डे अकर्स इन पीसीटी। मतलब ओवरऑल जो 99% फिल्टर लोड है सोडियम आयंस का वो पीसीटी के अंदर ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, 99% ऑफ द फिल्टर लोड ऑफ द सोडियम आयंस रीएब्जॉर्ब्ड, आउट ऑफ विच 2/3 जो है ये पीसीटी करेगा। ठीक है, 2/3 कौन करेगा? ये जो पार्ट है 2/3 पीसीटी करेगा। 99% जो है ये रीएब्जॉर्ब किया जाता है और उसमें से 2/3 पार्ट जो है ये पीसीटी करेगा। These three mechanisms are involved in the sodium reabsorption. First mechanism है uniport mechanism. Second is the antiport और counter transport mechanism. Third is the chloride driven mechanism. तो ये 3 mechanism होते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो है सोडियम यहाँ से आ रहा है अलोंग विद ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट सोडियम यहाँ पे गया और ये पेरिट्यूबुलर कैविटी कैपिलरीज के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ग्लूकोज भी यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब हमें देखना है यहाँ पे ये थ्री टाइप के सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट है यूनिपोर्ट मैकेनिज्म। यूनि यानी कि सिंगल पोर्ट होगा, यहाँ पे सिंगल चीज का ट्रांसपोर्ट होगा। इन दिस सोडियम आयंस आर रीएब्जॉर्ब्ड पार्शियली बाय द पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम ल्यूमन टू एपिथेलियल सेल। ठीक है, पार्सली क्या किया जाएगा, पार्सली तो ये ल्यूमन से यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के अंदर लेके आया जाएगा, एंड पार्सली एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू किया जाएगा बाय सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। सिम्पोर्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक तो जा ही रहा है उसके साथ दूसरा भी मॉलिक्यूल चला गया, जैसे कि ग्लूकोज तो जा ही रहा था उसने सोडियम को भी साथ में ले लिया। तो ये सिम्पोर्ट मैकेनिज्म यानी कि अलोंग विद ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनटू ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, यानी साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होना, और इसको सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है सोडियम का। तो सोडियम कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम ट्रांसपोर्ट होगा यूनिपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू, पार्शियली पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, पार्शियली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय सिम्पोर्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं को ट्रांसपोर्ट, या फिर सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेकेंड यहाँ पे आता है एंटीपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एंटी, ठीक है, एक दूसरे के, या फिर काउंटर यानी एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये काउंटर वाला होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सोडियम और ऑफ सोडियम नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द पीसीटी। हाइड्रोजन, ये एपिथेलियल सेल है पीसीटी की, यहाँ पे ये प्रोटॉन्स थे, हाइड्रोजन आयन थे या फिर H+ आयंस थे, ये यहाँ से बाहर निकल दिए जाते हैं, एंड इनके साथ यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर आ जाता है, फिर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। तो ये एक्सचेंज होता है सोडियम आयंस ऑफ द नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एपिथेलियल सेल। ठीक है, इस साइड से ये गए और इस साइड से ये अंदर आ गए, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड आता है क्लोराइड ड्राइविंग मैकेनिज्म। इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरीन आयंस फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल से ये क्या किया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा क्लोराइड आयन का फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इधर से आएगा इधर साइड में एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये क्लोरीन या फिर क्लोराइड आयन आएंगे। दिस क्रिएट्स पॉजिटिविटी इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये क्या कर देता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है विच रिपेल्स सोडियम आयंस इनटू द एपिथेलियल सेल्स। एंड ये क्या कर देता है, ये पॉजिटिविटी ये सोडियम आयंस को, ठीक है, सोडियम आयंस को क्या कर देता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर रिपेल कर देता है। तो ये होता है क्लोराइड ड्राइवन मैकेनिज्म।
इसके बाद सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के बाद पीसीटी के अंदर यहाँ पे होता है ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन इज होली इन द पीसीटी एंड एक्टिव एंड कैरियर मीडिएटेड। या तो ये एक्टिव होता है या फिर ये कैरियर मीडिएटेड होता है, यानी कि कैरियर प्रोटीन या फिर कैरियर मॉलिक्यूल इनकी हेल्प करें। इट इज कपल्ड विद दैट ऑफ द सोडियम एंड कोल्ड सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। ये हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है इसके साथ कपल करता है, तो साथ में यहाँ पे सोडियम एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते। इसके अलावा आता है अमीनो एसिड रीएब्जॉर्प्शन। अमीनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन जो है होली रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी एंड लाइक ग्लूकोज इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड ये भी क्या करता है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के साथ कपल कर लेता है, तो ये इसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है, फिर ये रीएब्जॉर्ब कर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा? बाइकार्बोनेट आयंस आर मेनली रीएब्जॉर्ब्ड बाय सिम्पोर्ट मैकेनिज्म अलोंग विद सोडियम आयन। बाइकार्बोनेट भी सोडियम आयन के साथ ही यहाँ पे क्या कर लिए जाते हैं, उनके अलोंग विद ही रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पीसीटी के बाद नेक्स्ट आता है, जैसे कि नेक्स्ट ये मूव करता है यहाँ पे ये और ये नीचे आया, यहाँ पे बोमन कैप्सूल, यहाँ पे पीसीटी होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे डीसीटी होता है, देन नीचे यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होता है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये डीसीटी होता है, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड देन ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट को ज्वाइन करती है। तो हमने देख लिया यहाँ पे पीसीटी के अंदर ग्लूकोज का, सोडियम आयंस का, बाइकार्बोनेट्स का, क्लोरीन आयन का कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है ये लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पे काम करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑपरेट इन द लूप ऑफ हेनले ड्यू टू विच आइसोटोनिक नेफ्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक यहाँ से आया है ब्लड, ये कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है, या तो हम बोल सकते आइसोटोनिक ब्लड नहीं बोल सकते, आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। अब इसको हाइपरटोनिक यूरिन के अंदर कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो काम होता है इस लूप ऑफ हेनले का या फिर हेनलेज लूप का। तो इसके लिए यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे एक अलग पार्ट के अंदर। काउंटर करंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ डीसीटी इन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी का क्या रोल होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर? इन डीसीटी सोडियम रीएब्जॉर्प्शन अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है एंड रेगुलेटेड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप होते हैं प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बेसल एंड लेटरल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स के लेटरल और जो इनके बेसल सरफेस होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। which for 3 ions sodium reabsorbed there is secretion of 2 potassium ions from epithelial cells into the lumen। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, 3 आयंस ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, तो 3 आयंस क्या करेगा, ये सोडियम के रीअब्सॉर्ब कर लेगा एंड सीक्रेशन कर देता है 2 पोटेशियम आयंस की फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स इन द ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर क्या कर देगा, ये इस साइड ये क्या कर देगा, यहाँ पे 2 पोटेशियम आयंस की सीक्रेशन कर देगा। तो ये होता है यहाँ पे इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के अंदर। इट इज स्ट्रांगली फेवर्ड बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है एंड ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इस प्रोसेस को फेवर करता है। ATP hydrolyzes the ATP, so releasing energy which is used in exchange of sodium and potassium ion। अब ये यहाँ पे जो 3 सोडियम आयन 2 पोटेशियम आयन का जो एक्सचेंज है, इसके अंदर ये जो ATPs हाइड्रोलाइजेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ATPs जो होते हैं ये ATP को हाइड्रोलाइज करके ये काम करते हैं, क्योंकि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन ये बाहर आ जाएंगे एंड सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे
सोडियम आयन इधर साइड आ रहे हैं और पोटेशियम आयन इधर साइड ये गए हुए हैं। ऐसे ये ल्यूमन है, यहाँ से सोडियम आयन यहाँ पे आए हैं एंड यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल है ये -70 मिली वोल्ट ये कर देते हैं। मोर पंपिंग आउट ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, जितने ज्यादा पॉजिटिव आयन पहले यहाँ से यहाँ आए फिर ये यहाँ पे चले गए, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव आयंस ये आएंगे डिवेल्प वेरी नेगेटिव पोटेंशियल अबाउट -70 मिली वोल्ट इन द एपिथेलियल सेल। यहाँ पे आए फिर ये बाहर चले गए, तो यहाँ पे ये अंदर की साइड क्या कर लेंगे, एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर देंगे या -70 मिली वोल्ट का एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जो क्या करेगा सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो सोडियम आयंस क्या होंगे यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सेलेक्टिव कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का क्या रोल है। Sodium reabsorption occur actively but without any entry or exit of any other ion। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है एक्टिवली, लेकिन ना किसी की अदर आयन की एंट्री होती है ना किसी अदर आयन की यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एग्जिट होती है। Fractional reabsorption is the ratio between the tubular reabsorption per day filtered load per day। ठीक है, फ्रैक्शनल रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, रेशो होता है बिटवीन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पर डे एंड बिटवीन फिल्टर्ड लोड पर डे, कि कितना यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ, कितना फिल्टर हुआ, कितना फिल्टर्ड लोड हुआ पर डे के अंदर। फ्रैक्शनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, जैसे कि ये जो है ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है और ये क्या है फिल्टर्ड लोड है पर डे, तो ये अबाउट 99% आ जाता है फ्रैक्शनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। मेन फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस so that the volume, electrolytic balance and composition, pH, osmotic pressure of the blood kept constant। ठीक है, मेन फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन का यही है, होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाए, इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस मेंटेन किया जाए, कंपोजिशन जो है नॉर्मल, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का ये कांस्टेंट रखा जा सके, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट होता है और यही इसका फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे जो सिक्रेशन होना था इनके अंदर हो चुका है, अब होगा यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड पार्ट इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसको ऑग्यूमेंटेशन बोला जाता है। It is the process by which the glandular cells of the nephron की glandular cells, especially of DCT, extract the waste like uric acid, creatinine, hippuric acid, potassium या फिर प्रोटॉन, अमोनिया, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन। ठीक है, ये सब क्या करता है, ब्लड से ब्लड इन द फ्रॉम द ब्लड इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सीक्रेट देम इनटू द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से ये जो पोर्शन था यहाँ पे ऐसा था, ये डीसीटी हो गया कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे होती है और यहाँ पे बोमन कैप्सूल। अब यहाँ पे इसके अलोंग विद इसके साइड में यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो चलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया, फिर इसके ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, अब यहाँ पे सिक्रीशन होगा। अब सिक्रीशन जो होगा, ये जो ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर है उनसे ये जाएगा वापिस से नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रिक फिल्ट्रेट है और इसके अंदर क्या क्या आता है, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हिप्रिक एसिड, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मेन एम ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रीशन is to get rid of certain unwanted material and to control blood pH। इसका काम है कि सर्टेन अनवांटेड मटेरियल है उनसे छुटकारा पाया जा सके एंड ब्लड पीएच जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। मोस्ट ऑफ द पोटेशियम एलिमिनेटेड इन द यूरिन इज सिक्रेटेड बाय डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इन एक्सचेंज विद रीअब्जॉर्ब्ड सोडियम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो पोटेशियम यूरिन के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है वो डीसीटी से सीक्रेट होता है एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कैसे होता है, इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस।
It is only mode of excretion in marine species and desert amphibians whose nephons are without glomeruli and Bowman capsule. ठीक है, उनके अंदर ग्लोमेरुलाई या फिर बोमन कैप्सूल नहीं होते हैं, तो उनके लिए उनके अंदर क्या है, फिशेज एंड डेजर्ट एम्फीबियंस के अंदर ये एक मोड होता है एक्सक्रीशन का, जो भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो सीधा इसके अंदर सीक्रेट कर देते हैं. The tubular secretion shows that potassium shows bidirectional transport. इट इज रीअब्जॉर्ब्ड मेनली थ्रू पीसीटी. पीसीटी के थ्रू ये पीसीटी के अंदर ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पीसीटी से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाइल सिक्रीट कर दिया जाता है डीसीटी से एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से. यहाँ पे बोमन कैप्सूल, देन पीसीटी, ग्रुप ऑफ हेनले और देन डीसीटी, ये स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पे. तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्ब जो किया जाता है पोटेशियम, ये मेनली पीसीटी से किया जाता है. एंड ये सीक्रेट कहाँ पे किया जाता है, ये सीक्रेट किया जाता है, ये यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई और ये यहाँ पे डीसीटी हो गया, तो इनसे ये सीक्रेट किया जाता है. पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, वापिस से डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होते हैं वहां से ये सीक्रेट होके वापिस से नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं. In tubular secretion, a hydrogen ion, potassium ion and urate ion are secreted by counter transport mechanism in which a hydrogen ion inside the epithelial cell bind with the carrier protein in the brush border, while a sodium ion in the tubular lumen bind with the other end of the same carrier protein. अब यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन जब होता है, इसके साथ पोटेशियम के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन हमने देख लिया, यूरेट आयन, ये भी काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन इनसाइड द एपिथेलियल सेल. हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एपिथेलियल सेल के इनसाइड ये कैरियर प्रोटीन से बाइंड करता है, और जो सोडियम आयन है ये ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर बाइंड करता है एंड विद अदर एंड सेम कैरियर प्रोटीन से. जैसे कि ये सेल थी, एक ही कैरियर प्रोटीन था, एक साइड ये बन जाएगा और एक साइड ये बन जाएगा, यानी कि एक साइड तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ जाएगा और दूसरी साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरी साइड यहाँ पे सोडियम आयन आ जाएंगे. तो हाइड्रोजन एंड सोडियम ऐसे यहाँ पे इनका काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. देन टू आयंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, दो आयंस क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सोडियम एंड जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस द वेस्ट आर चेंज्ड इनटू यूरिन. तो इन 3 प्रोसेसेस की वजह से, यानी कि ये जो सारी 3 प्रोसेस हुई है, जैसे कि पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, देन यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर सिक्रेशन हुआ, ये क्या कर देती हैं, ये तीनों प्रोसेसेस ये यूरिन के अंदर जो वेस्ट थे वो यूरिन के अंदर चेंज हो जाते हैं. Volume of urine is much or less than nephric filtrate and its composition is also much different from that of the nephric filtrate. जो प्राइमरी यूरिन बना था उससे इसकी कंपोजिशन बहुत अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं और वो कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सिक्रीट कर दी जाती हैं ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे है ये समरी, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उन सभी चीजों का निचोड़ है. अगर आप एग्जाम के लिए ये टेबल भी याद कर लेते हैं तो इनफ है. ठीक है, ये टेबल भी इनफ है, लेकिन जो प्रोसेसेस है, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी. अदरवाइज ये टेबल जो है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे कि बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है. यहाँ पे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, मिनरल लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब यहाँ पे फिल्टर होते हैं. सर्टेन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, पोटेशियम पिगमेंट्स, ये सब क्या किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं एंड इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. फिर आता है बात पीसीटी की. यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होते हैं. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन आयंस का.
यूरिया का, वाटर का, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेसेस है, मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ये होता है। एंड सिक्रीशन यहाँ पे होता है क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ड्रग्स का डिफ्यूजन एंड ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डीसीटी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हैंडले का, डिसेंडिंग लिम्ब ये सॉरी डीसीटी नहीं है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। इसके अलावा ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है। ये यहाँ पे होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, यूरिया का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंड ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देन फिर डीसीटी आता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सोडियम का एंड बाइकार्बोनेट्स का ऑस्मोसिस के थ्रू एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। देन यहाँ पे आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड यूरिया का, जो कि वाटर ओस्मोसिस के थ्रू एंड यूरिया डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये समरी है पूरी की पूरी, जो भी हमने 3 स्टेप यहाँ पे डिस्कस किए कि नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर क्या यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा, कौन सा मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा एंड वो रीएब्जॉर्ब होगा या वो सिक्रीट होगा एंड कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करेगा। इसके अलावा ये भी एक यहाँ पे है डायग्राम, जो भी ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से आया पहले, ठीक है, यहाँ से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो आया, यहाँ से विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फोस्फेट, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या जा रहे हैं, ये इधर साइड, यानी ये जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर चले जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन, बाइकार्बोनेट आयन, हिप्यूरिक एसिड, वाटर, यूरिया, ये सब क्या हो जाते हैं यहाँ पे पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं पीसीटी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाटर, यहाँ पे लूप ऑफ हैनले के इस लिम्ब से यहाँ से जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है एंड यूरिया यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी क्या किए जाते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंड फिर डीसीटी के अंदर सोडियम, क्लोरीन, वाटर, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस, ये सब यहाँ पे ये क्या किए जाते हैं, ये वाटर, क्लोरीन एंड सोडियम, ये सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। पोटेशियम एंड इसके अलावा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं एंड बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, ये जो है ये रीअब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, वाटर भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है एंड पोटेशियम आयन यहाँ पे सिक्रीट किए जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट किए जा रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स यहाँ से रीअब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ऐसे ही करके ये क्या आ जाता है, फाइनली यहाँ पे जो भी वेस्ट है सब्सटेंसेस, यानी कि मेनली जिसके अंदर यूरिन होगा, वो सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या फिर इस डायग्राम के अंदर भी ये सारी चीजें दी हुई है, इससे भी हेल्प मिल सकती है। ये एक और अदर डायग्राम है, इसके अंदर जैसे कि रीनल कॉर्पसल हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हुआ, देन फिल्टर्ड सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है और सिक्रीशन होता है। तो किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, किसका सिक्रीशन होता है। देन लूप ऑफ हैनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन किसका होता है। फिर यहाँ पे आता है डीसीटी, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ पे जो डीसीटी का या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का या फिर कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है किन किन सब्सटेंसेस का। एंड फाइनली यहाँ से यूरिया जो है वो यहाँ से आउट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू। तो ये भी एक पूरा का पूरा यहाँ पे समरी दिया हुआ है इस टेबल के अंदर भी। तो ये टेबल्स की हेल्प से आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल याद रख सकते हैं हर एक चीज, लेकिन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और सिर्फ टेबल बना दी तो उसमें मार्क्स जो है इतने नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बताना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।